हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल उत्तराखंड में। दोस्तों आज बात करते हैं हम साइंस के एक टॉपिक की जो है आपका केमिकल कंपाउंड। और केमिकल कंपाउंड के अंदर हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेस। दोस्तों ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से एटलीस्ट एक ना एक क्वेश्चन, चाहे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो, सब में पूछा जाता है। अगर सेंट्रल लेवल पर देखें तो चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया या एमटीएस हो गया, या सेंट्रल लेवल के बाद हम देखते हैं स्टेट लेवल में, चाहे आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, बिहार, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से एटलीस्ट एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आज बात करते हैं एसिड एंड बेस की। दोस्तों हम थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे इसमें, यानी स्टैंडर्ड लेवल का मीनिंग है दोस्तों कि एग्जाम्स का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है और क्वेश्चंस के लेवल बढ़ा दिए गए हैं। यानी कोई भी एग्जाम है उन एग्जाम्स में क्वेश्चंस के लेवल बढ़ा दिए गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और धीरे धीरे पॉपुलेशन के बाद हर एक बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है और उसके बावजूद कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों पॉइंट का कंपटीशन हो गया है और एग्जाम का पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है और क्वेश्चंस थोड़ा मॉडरेट लेवल या हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं। तो आज बात करेंगे दोस्तों हम थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का। दोस्तों वो जमाना गया जब एसिड की डेफिनेशन हम ऐसे दे देते थे कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। दोस्तों ये कॉमन सेंस या बेसिक नॉलेज के लिए कंपलसरी है, लेकिन एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल हो गया है एग्जाम्स का। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा ठीक ठाक लेवल की, मतलब उस पैटर्न की बात करेंगे जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। यानी मैंने डायरेक्ट एग्जामिनर के माइंड को करप्ट किया है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उसी के अनुसार मैं टॉपिक लेके आया हूं एसिड एंड बेस। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, यानी आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अम्ल और क्षार की बात करें, यानी हम पढ़ रहे हैं आज आर्हेनियस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। पहले हम जान लेते हैं अम्ल के बारे में कि आर्हेनियस के अनुसार या आर्हेनियस ने डेफिनेशन क्या दी एसिड की। तो दोस्तों अगर एसिड की बात करें, आर्हेनियस ने बताया है इसमें कि सपोज कोई केमिकल कंपाउंड है, यानी कोई केमिकल कंपाउंड है, अगर हम उसको रिएक्ट करवाते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन के साथ, अगर हिंदी में बात करें कोई रासायनिक यौगिक है, अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएं किसी एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन के साथ, जलीय विलयन, और हमें अगर H पॉजिटिव आयन प्राप्त होते हैं यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एसिड। यानी सपोज कोई केमिकल कंपाउंड है, अगर हम उसको रिएक्ट करवाते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन के साथ और हमें H पॉजिटिव आयन मिलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एसिड। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो सपोज कोई केमिकल कंपाउंड है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक आमाशय में पाया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 1, इसका 17। अगर बात करें इस केमिकल कंपाउंड की, अगर इसकी रिएक्शन करवाएं हम किसी एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन H2O के साथ, इसमें एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, जलीय विलयन क्या होगा, H2O, और हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों H पॉजिटिव। यानी हमने किसी केमिकल की रिएक्शन कराई किसके साथ, H2O एक्वस सॉल्यूशन के साथ, और हमें H पॉजिटिव आयन मिले, हाइड्रोजन आयन, तो ये आपका हो जाएगा एसिड। यानी ये केमिकल कंपाउंड HCl हो जाएगा आपका एसिड। सेम उसी टाइप से अगर हम समझें क्षार, यानी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्षार क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, बेस यानी क्षार। तो दोस्तों इसमें सपोज कोई केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक यौगिक, अगर हम
इसकी रिएक्शन या अभिक्रिया कराएं किसी एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन के साथ और हमें अगर OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं तो ये आपका हो जाएगा बेस यानी क्षार। कोई रासायनिक यौगिक है उसकी अभिक्रिया कराते हैं अगर हम जलीय विलयन के साथ और अगर हमें OH नेगेटिव आयन प्राप्त होते हैं यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होते हैं तो ये आपका हो जाएगा बेस यानी क्षार। अगर इसमें एग्जाम्पल समझें, सपोज कोई केमिकल कंपाउंड ले लेते हैं यहाँ पे NaCl, अगर इसकी रिएक्शन करवाएं हम एक्वस सॉल्यूशन यानी H2O के साथ और हम देखते हैं इसमें हमें प्राप्त होता है Na+OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव हमें हो गया प्राप्त, तो ये केमिकल कंपाउंड होगा आपका एसिडिक, ये केमिकल कंपाउंड होगा आपका बेसिक यानी क्षारीय। NaCl दोस्तों ये टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला है, सोडियम क्लोराइड, इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 11, इसका 17, ये तो आपको पता ही होना चाहिए और होगा भी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ एसिड की, यानी टाइप्स ऑफ एसिड। तो बेसिकली दोस्तों एसिड 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों? हम पढ़ रहे हैं आरएनएस के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू आरएनएस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एसिड। पहला टाइप यह है दोस्तों, इसमें आपका स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल कह सकते हैं इसको, प्रबल अम्ल। और दूसरा टाइप है दोस्तों इसमें वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल। अब बात करते हैं दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड होते क्या हैं। दोस्तों अभी हम पढ़ चुके हैं कि आरएनएस के अकॉर्डिंग सपोज कोई केमिकल कंपाउंड है, अगर उसको रिएक्ट करवाएं किसी एक्वस सॉल्यूशन के साथ और हमें प्राप्त हो हाइड्रोजन आयन, तो वो हो जाएगा आपका अम्ल। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। दोस्तों इसमें देखते हैं सपोज कोई केमिकल कंपाउंड है यानी रासायनिक यौगिक है, अगर हम इसकी अभिक्रिया कराएं किसी एक्वस सॉल्यूशन यानी डायरेक्ट लिख देता हूं इसमें H2O के साथ और हमें प्राप्त होते हैं H पॉजिटिव आयन, ये आपका एसिड है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। दोस्तों कोई केमिकल कंपाउंड है, अगर हम पानी के साथ उसे रिएक्ट करें, अगर ये केमिकल कंपाउंड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है पानी के साथ तो ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, यानी रासायनिक यौगिक अभिक्रिया करता है H2O के साथ और अगर पूर्ण तरीके से घुल जाता है तो H पॉजिटिव आयन तो देगा ही, लेकिन ज्यादा देगा। क्या देगा? ज्यादा देगा। तो दोस्तों अगर हम इसमें pH वैल्यू के अनुसार समझें तो 1 से लेकर 7 तक होता है आपका एसिडिक, ये 7 न्यूट्रल और 7 से लेकर 14 तक होते हैं दोस्तों आपका बेसिक यानी क्षारीय। अब देखते हैं दोस्तों pH वैल्यू के अनुसार, यानी केमिकल कंपाउंड डिसॉल्व हो गया पानी में कंप्लीट तरीके से और ज्यादा H पॉजिटिव आयन दे तो दोस्तों ये ज्यादा अम्लीय होगा, यानी ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। अब बात करते हैं pH वैल्यू में। दोस्तों होता यह है, अगर किसी केमिकल कंपाउंड की pH वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी तो उसका एसिडता यानी वो ज्यादा अम्लीय होगा, यानी किसी केमिकल कंपाउंड की अम्लीयता उसकी pH वैल्यू घटने से बढ़ती है, यानी pH वैल्यू जितनी कम होगी वो केमिकल कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक होगा यानी अम्लीय होगा। इसमें अगर pH वैल्यू की बात करें तो 1, 2, 3 के आसपास मान सकते हैं। अगर दोस्तों इसमें हम देखें वीक एसिड में यानी दुर्बल अम्ल में, तो कोई केमिकल कंपाउंड है, अगर रिएक्ट करवाते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन के साथ और हमें प्राप्त होता है दोस्तों H पॉजिटिव आयन प्राप्त होता है तो ये आपका हो जाएगा एसिड। अब बात करते हैं वीक एसिड। दोस्तों अगर केमिकल कंपाउंड की रिएक्शन करवाएं एक्वस सॉल्यूशन के साथ और एक कम यानी पार्शियल डिसॉल्व होता है, आंशिक रूप से घुलता है पानी में, तो हाइड्रोजन आयन तो देगा लेकिन कम देगा, यानी कम देगा तो इसका मतलब ये केमिकल कंपाउंड उतना कम अम्लीय होगा। अब बात करते हैं pH वैल्यू में। इसमें हमने देखा कि pH वैल्यू जितनी कम होगी
उतना ज़्यादा वो केमिकल कंपाउंड अम्लीय होगा। और इसमें सेम इसके अपोजिट हो जाएगा, जितनी ज़्यादा इसकी पीएच वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी उतना कम ये एसिडिक होगा, यानी ये होगा कम अम्लीय। तो इसकी पीएच वैल्यू 6, 5, 4 के आसपास हो सकती है, 6, 5 के आसपास हो सकती है। यानी इसमें हमें ये देखना है दोस्तों कि किसी केमिकल कंपाउंड की अगर पीएच वैल्यू जितनी कम होगी तो वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और किसी केमिकल कंपाउंड की पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा यानी 7 के आसपास होगी तो वो उतना कम एसिडिक होगा। सेम इसी प्रकार अगर बात करें दोस्तों हम स्ट्रॉन्ग बेस की, यानी टाइप्स ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ बेस की, यानी क्षार के प्रकार की बात करें तो बेसिकली क्षार भी 2 प्रकार के होते हैं आपके। पहला आपका स्ट्रॉन्ग बेस यानी प्रबल क्षार, और दूसरा आपका दुर्बल क्षार यानी वीक बेस, दुर्बल क्षार। अब इसमें समझते हैं दोस्तों हम आरएनएस के अनुसार। दोस्तों मैंने आपको बेस की डेफिनेशन बताई थी आरएनएस के अनुसार कि कोई केमिकल कंपाउंड है, कोई केमिकल कंपाउंड है, अगर उसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन के साथ, और अगर हमें OH नेगेटिव आयन प्राप्त होते हैं, क्या OH नेगेटिव आयन प्राप्त होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्षारीय यानी बेसिक। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेसिक की यानी बेस की। तो बेसिक 2 टाइप्स ऑफ क्षार होते हैं, नंबर 1 प्रबल और दुर्बल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। दोस्तों इसमें अगर माने हम सपोज कोई केमिकल कंपाउंड है, कोई केमिकल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं अगर हम किसी एक्वस सॉल्यूशन या H2O के साथ, तो हमें OH नेगेटिव आयन प्राप्त होंगे। यानी अगर बात करते हैं प्रबल क्षार की, तो कोई केमिकल कंपाउंड है उसको रिएक्ट करवाते हैं एक एक्वस सॉल्यूशन H2O के साथ, और अगर ये केमिकल कंपाउंड कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है इस एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन H2O में, तो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देगा। क्या देगा? ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देगा। तो जितनी ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देगा उतनी ज़्यादा इसकी क्षारीयता होगी, यानी ये केमिकल कंपाउंड उतना ज़्यादा बेसिक होगा। दोस्तों अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो 7 से लेके 14 तक बेस की होती है पीएच वैल्यू। अब इसमें सेम अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो देखते हैं दोस्तों इसमें यह होता है कि OH आयन जितने ज़्यादा रिलीज होंगे उसकी पीएच वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और उसकी प्रबलता या क्षारीयता ज़्यादा बढ़ेगी। तो यानी पीएच वैल्यू बढ़ने से, मतलब जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी तो उतना ज़्यादा वो क्षारीय होगा, अपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बात करते हैं दुर्बल क्षार की यानी वीक बेस की। दोस्तों कोई केमिकल कंपाउंड है, अगर रिएक्ट करवाते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन या जलीय विलयन के साथ और हमें OH नेगेटिव आयन प्राप्त होते हैं। अगर दोस्तों ये केमिकल कंपाउंड कम तरीके से पार्शियली या आंशिक रूप से घुलता है इस एक्वस सॉल्यूशन में, तो कम OH नेगेटिव आयन देगा, तो ये आपका हो जाएगा दुर्बल क्षार, और इसकी क्षारीयता भी कम होगी, क्योंकि कम दे रहा है ना OH नेगेटिव आयन, कम घुल रहा है तो कम ही देगा, तो इसकी क्षारीयता भी कम ही होगी। और दोस्तों इसमें पीएच वैल्यू की बात करें तो हमने इसमें पढ़ा था पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ये स्ट्रांग होगा। अगर पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना कम ये क्षारीय होगा, यानी पीएच वैल्यू इसकी 7-8 के आसपास, इसमें 14 के आसपास, 14 हो गया 13, 12 के आसपास होगी इसकी पीएच वैल्यू। दोस्तों इसमें यह ध्यान रखना कि एसिड का पीएच वैल्यू घटने से स्ट्रांग होगा, यानी जितनी ज़्यादा उसकी पीएच वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो एसिड स्ट्रांग होगा, और जितनी ज़्यादा उसकी पीएच वैल्यू यानी पीएच वैल्यू बढ़ने से ये उतना ज़्यादा वीक होता जाएगा एसिड। यानी हम पीएच मान घटने से, पीएच वैल्यू घटने से ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और पीएच वैल्यू बढ़ने से
कम स्ट्रॉन्ग यानी वीक होगा। अगर बेस की बात करें, इसमें बेस का पीएच वैल्यू घटने से वीक होगा, यानी अगर बेस का पीएच वैल्यू 7 के आसपास है तो वो क्षार उतना ज़्यादा वीक होगा यानी दुर्बल होगा, और जितनी जितनी ज़्यादा इसकी पीएच वैल्यू होगा उतनी ज़्यादा या उतना ज़्यादा ये बेस क्षारीय होगा, यानी क्षार ज़्यादा क्षारीय होगा। अगर दोस्तों बात करें एग्जाम्पल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल, दोस्तों जितने भी लैब मेड एसिड होते हैं यानी जितने भी लैब में एसिड बनते हैं सारे आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी जैसे बात करें आपके HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की, या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये लैब मेड एसिड हैं और ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगर बात करें हम वीक एसिड की, वीक एसिड, दोस्तों नेचुरल यानी प्राकृतिक जितने भी एसिड होते हैं आपके सारे वीक एसिड या दुर्बल अम्ल होते हैं। चाहे आप बात करें मैलिक एसिड जो सेब में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड की बात करें जो टोमेटो में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड की बात करें चींटी के डंक में, टार्टरिक एसिड हो गया इमली में। दोस्तों जितने भी ये यानी नॉर्मल एसिड हैं, नेचुरल एसिड हैं, सारे आपके कहलाते हैं क्या? वीक एसिड। बात करते हैं दोस्तों जैसे मैलिक एसिड, ये किस में पाया जाता है दोस्तों? एप्पल में। मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में। ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है आपका टोमेटो में। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है दोस्तों आपका चींटी के डंक में। चींटी के डंक में कौन सा? फॉर्मिक एसिड। इसी प्रकार लैक्टिक एसिड की बात करें, ये दही में पाया जाता है। ये आपके सारे नेचुरल एसिड हैं दोस्तों, और ये वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? सारे वीक एसिड होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम आज सॉल्ट की, इसके बाद बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट क्या होते हैं, यानी बात करते हैं हम सॉल्ट की। तो अगर बात करें दोस्तों सॉल्ट की, तो दोस्तों जो आपके एसिड, अगर हम किसी एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं, यानी एसिड और बेस की अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं, और हमें प्राप्त होता है दोस्तों सॉल्ट यानी लवण प्लस पानी H2O। अगर एग्जाम्पल देखें दोस्तों, इसमें अगर हम लेते हैं किसी एसिड को, सपोज कोई एसिड है आपके पास HCl, और अगर हम क्षार की बात करें हम NaOH को लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों की रिएक्शन करवाएं तो हमें सॉल्ट प्राप्त होता है। सॉल्ट यानी NaCl प्लस पानी H2O प्लस पानी, यानी एसिड और बेस की रिएक्शन करवाने के बाद हमें लवण प्राप्त होते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमने रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा प्राप्त हुआ सॉल्ट यानी लवण NaCl। दोस्तों सॉल्ट की पीएच वैल्यू होती है 7। जो समुद्री सॉल्ट होता है, नमक होता है, उसकी पीएच वैल्यू होती है 7। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं। सॉल्ट कैसे बनता है, यानी सॉल्ट कब एसिडिक होगा, कब क्षारीय होगा, यानी कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा। दोस्तों सपोज अगर बात करें हम, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर हम इसको रिएक्ट करवाएं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यानी कोई प्रबल अम्ल है और हम इसकी रिएक्शन करवाएं एक प्रबल क्षार से, तो दोस्तों इसके बाद बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल यानी उदासीन होगा। कब? जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाएंगे, यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराएंगे, तो उसके बाद जो सॉल्ट लवण प्राप्त होगा वो उदासीन होगा, यानी उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। अगर बात करें दोस्तों, अगर हम
इसमें मान के चलो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। सपोज कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसमें हम वीक बेस ले लेते हैं, यानी दुर्बल क्षार। प्रबल एसिड यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो दोस्तों जो बनने वाला सॉल्ट होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की अगर रिएक्शन करवाएं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कराएं, तो जो बनने वाला सॉल्ट होगा, सॉल्ट तो होगा ही, लेकिन जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा, यानी अम्लीय होगा। अम्लीय होगा तो उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 से कम, यानी लेस देन 7। अब बात करते हैं दोस्तों एक और, इसमें छोटा सा ले लेते हैं। अगर बात करें हम वीक एसिड, यानी कोई वीक एसिड है, वीक एसिड, इसकी रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस यानी दुर्बल अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं प्रबल क्षार के साथ, तो बनने वाला सॉल्ट जो होगा वो बेसिक यानी क्षारीय होगा। क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय। यानी वीक एसिड की रिएक्शन करवाई हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो बनने वाला जो सॉल्ट होगा कैसा होगा? बेसिक होगा, यानी क्षारीय होगा। अर्थात इसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, मोर देन 7। तो 7 से ज्यादा इसकी पीएच वैल्यू होगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसमें कुछ एसिड की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से में कौन सा एसिड पाया जाता है, नेचुरल एसिड की। दोस्तों कुछ एसिड्स की बात करते हैं, जैसे आपका कोई कंपाउंड है आपका, जैसे मान के चलो कोई एप्पल है। अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? इसमें होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड होता है एप्पल में। कौन सा? मैलिक। अगर लेमन की बात करें, लेमन में होता है दोस्तों सिट्रिक एसिड, खट्टा विटामिन सी वाले पदार्थ, सिट्रिक एसिड। अगर हम बात करें ग्रेप्स यानी अंगूर की, ग्रेप्स, तो ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है दोस्तों टार्टरिक एसिड। कौन सा? टार्टरिक एसिड। अगर बात करें दोस्तों टोमेटो की, मैंने अभी बताया था आपको टोमेटो, तो टोमेटो में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है टोमेटो में। बात करते हैं विनेगर या सिरका, जो हम घरों में यूज करते हैं, विनेगर। तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? इसमें होता है दोस्तों एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। अगर हम बात करें ऑरेंज, दोस्तों ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि केमिकल नेम है विटामिन सी का। खट्टे पदार्थों का जो केमिकल नाम है विटामिन सी का, वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि ऑरेंज का एसिड है। अब बात कर दोस्तों अगर टी की बात करें, चाय में होता है दोस्तों टैनिक एसिड। कौन सा? टैनिक एसिड पाया जाता है चाय में। अगर स्टमक जूस, आमाशय, मैंने आपको अभी बताया था आमाशय, तो आमाशय में आपका HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात करते हैं अगर आंट बी की बात करें, तो इसमें कौन? चींटी का डंक बोल सकते हैं इसको। इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। दोस्तों इसको मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं, मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं फॉर्मिक एसिड को। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ एसिड की जो आपके लैब मेड एसिड हैं। पहले बात करते हैं दोस्तों हम H2SO4 की। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड,
दोस्तों इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब बात करें दोस्तों, इसमें हम पहला तो स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको बताया था ये जितने भी लैब मेड एसिड होते हैं सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। पहला पॉइंट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो ये बैटरी यूज एसिड होता है, यानी गीली बैटरी में यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी बैटरी एसिड भी कहते हैं इसको, बैटरी एसिड। लेकिन कौन सी बैटरी में? गीली बैटरी में यूज किया जाता है। दोस्तों एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यह है किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड, यानी रसायनों का राजा भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम यूज होता है। मैक्सिमम यूज होने के कारण इसको कहा जाता है क्या? रसायनों का राजा, रसायनों का राजा। अगर बात करें इसमें तो ये दोस्तों ये ऑयल विट्रियोल होता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल कह सकते हैं, ऑयल विट्रियोल होता है। अगर एक और पॉइंट की बात करें, गंधक, ये गंधक होता है दोस्तों, इसमें स्मेल आती है। और ये स्मेल किसके कारण आती है? ये आती है सल्फर के कारण, सल्फर के कारण स्मेल आती है इसमें, इसलिए इसको गंधक कहा जाता है। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को। हमने पहले देखा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल लैबमेट एसिड है, और जितने भी लैबमेट एसिड होते हैं सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरी बात, ये बैटरी एसिड है। फिर किंग ऑफ एसिड है, क्योंकि मैक्सिमम यूज किया जाता है इसका फैक्ट्रियों में, केमिकल्स में, लैब्स में, तो इसलिए इसको किंग ऑफ एसिड यानी रसायनों का राजा कहा गया। तीसरा पॉइंट ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है, गंधक कहलाता है। क्यों? क्योंकि सल्फर के कारण, सल्फर एक गंधक एसिड है। दोस्तों अब बात करते हैं नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HNO3। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, लैब मेड है तो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर दूसरी बात करें दोस्तों, नाइट्रोजन भी है इसमें एलिमेंट्स, तो नाइट्रोजन हो गया आपका, फॉस्फोरस हो गया आपका, और पोटेशियम। बेसिकली दोस्तों ये यूज किए जाते हैं कहाँ पर? ये करे जाते हैं दोस्तों आपके प्लांट्स को, इनकी नीड होती है, प्लांट्स को इनकी नीड होती है। किनकी? इन एलिमेंट्स की। बात करते हैं दोस्तों इसमें HNO3 की, तो ये फर्टिलाइजर यानी रासायनिक उर्वरक कह सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में मदद करते हैं, यानी केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में मदद करते हैं। अगर बात करें दोस्तों इसमें एक और पॉइंट की, तो एक्सप्लोसिव की बात करें, यानी विस्फोटक के लिए इनका यूज किया जाता है। किसका? नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है विस्फोटक के लिए। विस्फोटक में जैसे आपका TNT हो गया, ट्राई नाइट्रोटोलुइन बनाने में, यानी TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन बनाने में यूज किया जाता है। किसका? नाइट्रिक एसिड का। और शायद TNP यानी पिक्रिक एसिड कह सकते हैं दोस्तों इसको, पिक्रिक एसिड यानी ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये आपका पिक्रिक एसिड कहलाता है। पिक्रिक एसिड बनाने में यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड। अगर बात करें दोस्तों HNO3 की, तो ये एसिड रेन में भी पाया जाता है। कौन से में? एसिड रेन में भी पाया जाता है आपका HNO3। और दोस्तों H2SO4 भी पढ़ा था हमने, तो ये भी पाया जाता है एसिड रेन में। जो HNO3 होता है दोस्तों, ये पाया जाता है मानसूनी वर्षा में, यानी जो पहली वर्षा होती है सीजन की, तो उसमें पाया जाता है HNO3। और जो मेन वर्षा होती है, ये इसमें होता है दोस्तों आपका H2SO4।